संसद आतंकी हमले की बरसी पर बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, देश सदा रहेगा शहीदों का कृतज्ञ, साहस, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा को सराहा। राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलहनीय मामलों का हो रहा निपटारा। मुख्य न्यायाधीश दुमका में विधिक जागरूकता शिविर में हुए शामिल। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने धनबाद के केंदुआडी गैस रिसाव क्षेत्र का किया दौरा। पीड़ितों से संवाद कर समाधान का दिलाया भरोसा। और पाकुड़ में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। आवासीय विद्यालयों में जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति के नाम पर एसबीआई से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी। प्राथमिकी दर्ज, छानबीन जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। संसद आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि वीर नायकों की वीरता और कर्तव्य निष्ठा हमारी राष्ट्रीय भावना को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। कायराना आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों को राष्ट्र नमन करता है। उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा हमारी राष्ट्रीय भावना को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। देश उनके और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। आज के दिन हम आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। संसद हमले की 24वीं बरसी पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीदों को संसद भवन परिसर में नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में संसद भवन आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी है। 2001 संसद भवन हमले में बलिदान हुए लोगों को, वीरों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। संसद भवन परिसर में सुरक्षा बलों के शौर्य और बलिदान को विशेष रूप से याद किया गया। आपको बता दें, वर्ष 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले के दौरान इन जवानों ने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया था। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष के आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर विभिन्न बेंचों का गठन कर सुलहनीय मामलों का निपटारा हो रहा है। उप राजधानी दुमका में इस सिलसिले में विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन हुआ। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से राज्य में आयोजित लोक अदालत का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्वसुलभ न्याय पर जोर दिया गया। राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने सभी विधायकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के धान अधिप्राप्ति केंद्र का उत्सवी माहौल में उद्घाटन करें। श्री अंसारी ने कहा कि सरकार किसानों के समृद्धि के लिए कृत संकल्पित है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने आज धनबाद के केंदुआडी स्थित गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वे अस्थायी राहत शिविरों में भी गए, जहां कई परिवारों ने शरण ले रखी है। मुख्य सचिव ने प्रभावित लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। मुख्य सचिव ने कहा कि गैस रिसाव की यह समस्या एक दिन में उत्पन्न नहीं हुई है और इसका समाधान भी सामूहिक प्रयासों से ही संभव है, ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों की जन सहमति बनाई जा सकती है,
अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है, अगर प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती है, तो कैसे इस चीज़ को संपादित किया जाए, कैसे लोगों को जोड़कर ही कोई निर्णय लिया जाए। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, कंपनी भी है, सबों को मिल मिलाकर और लोग हैं। तो जनप्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला प्रशासन, सभी लोग मिलकर इसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रिम्स परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जा रहा है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। हाई कोर्ट ने रिम्स संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए रिम्स के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया, जिसके बाद रिम्स के मुख्य परिसर में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया और उसके गेट से लेकर ट्रामा सेंटर तक जो ठेले खोमचे लगाए जाते थे उनको हटवाया गया। उसके बाद अगर बात करें तो चांडिल स्कूल मैदान का जो परिसर था और वहाँ पे जो अस्थायी रूप से कच्चे मकान में लोग रह रहे थे, उन अस्थायी कच्चे मकानों को हटाया गया। इसके अलावा कई अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाने का कार्रवाई जिला प्रशासन और नगर निगम ने किया है। आपको बता दें कि इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो बरियाती का डीआईजी ग्राउंड है, जो कि रिम्स के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसी ग्राउंड के आसपास एक भव्य रूप से 4 मंजिला इमारत खड़ा था, जिसे जमींदोज करने की प्रक्रिया की जा रही है। आप हमारे पीछे साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बीते दिनों यानी कि बीते कल जो इसका बाउंड्री वाल था उसको तोड़ा गया है। वहीं बातें सामने आ रही हैं कि जल्द ही ये जो 4 मंजिला भवन आपको दिख रहा है, अपार्टमेंट दिख रहा है, इसको पूर्ण तरीके से जमींदोज किया जाएगा और इसके लिए जिला प्रशासन नगर निगम कवायद कर रही है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ के साथ मैं प्रणय प्रबोध। झारखंड एसीबी ने शराब घोटाला मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस कड़ी में एसीबी ने आज प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स मार्शंस इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। इससे पहले एसीबी ने 14 अक्टूबर को मेसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के 3 निदेशकों को भी अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। जमशेदपुर में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम पहल की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। के साक्षी स्थित ई डिजिटल इंडिया संस्थान में एमएसएमई विकास कार्यालय रांची की ओर से उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम यानी ईएसडीपी का शुभारंभ किया गया। ये 6 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें 25 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ई डिजिटल इंडिया के निदेशक रामकृष्ण ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम में कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि युवा स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए तैयार हो सकें। एमएसएमई विकास कार्यालय रांची के सहायक निदेशक सुरेंद्र शर्मा और शंकरलाल मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि इस तरह के बच्चों को जो साइबर सिक्योरिटी या आईटी फील्ड में स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनको हम एक स्किल डेवलपमेंट करें और साथ ही साथ उनके अंतर्गत एक उद्यमिता विकास करें, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करें, ताकि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो स्वरोजगार स्थापित करें। खुद की लाइवलीहुड को इम्प्रूव करेंगे ही, साथ ही साथ अपने परिवार के लिए भी लाइवलीहुड का साधन बन सके। इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर चंद्रकांत ने उद्यमियों के लिए उपलब्ध विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी। वक्ताओं ने एमएसएमई की योजनाओं, स्वरोजगार के अवसरों और उद्यमिता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। बच्चों को एंटरप्रेन्योर के रूप में तैयार करेंगे, एक अच्छी पहल है। मैं आशा करता हूँ इस योजना के द्वारा हम अच्छे एंटरप्रेन्योर देश को दे सके, जो आगे के भविष्य में देश के उद्यम में अच्छा विकासशील होंगे। वक्ताओं ने कहा कि उद्यमिता ही विकसित भारत की कुंजी है और ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कि नॉट ओनली जैसे सर ने बताया कि इस प्रोग्राम के बाद में भी हम बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, तो एमएसएमई मंत्रालय का मेन उद्देश्य ये है कि आप सब रोजगार की तरफ आगे बढ़े और साथ साथ में हम बिजनेस स्टार्ट होने से लेकर के उनके आगे तक हर स्टेप बाय स्टेप हर जगह पे हम उनके साथ में रहते हैं। तो ये हमारा कोशिश रहता है डिपार्टमेंट का कि आप अपना एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करें, साथ साथ में लोगों को स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागी भी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मुझे ये कोर्स करके अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है कोर्स करने के लिए, इससे मुझे लोन भी मिलेगा। मैं MSME का कोर्स कर रहा हूँ, जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, और मैं IC का आगे बिजनेस करने वाला हूँ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ाने की एक सार्थक पहल है। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी की संयुक्त स्नातक परेड का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में अनुशासन, समर्पण और सैन्य कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। के प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण की सफलता पर संयुक्त ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान समारोह के रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में उपस्थित हुए। परेड के दौरान फ्लाइट कैडेट्स ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप भारतीय वायुसेना में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया। परेड के बाद उन्हें उनकी मेहनत और समर्पण के लिए प्रमाण पत्र दिए गए और उन्हें सम्मानित किया गया। इस परेड ने भारतीय वायुसेना की परंपराओं को बनाए रखते हुए नए कैडेट्स को उनके भविष्य के करियर के लिए प्रेरित किया। इस दौरान CDS जनरल अनिल चौहान ने वियतनाम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को बधाई दी और अपने संदेश में उन्हें प्रेरित किया कि वे भारतीय वायुसेना की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए न केवल अपने देश बल्कि अपने मित्र देशों के बीच भी आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करें। इस परेड का मुख्य उद्देश्य नए कैडेट्स के सामर्थ्य और समर्पण को प्रदर्शित करना था। पाकुड़ में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में जरूरी चीजों की आपूर्ति के नाम पर फर्जी विपत्र के सहारे कल्याण पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर कर भारतीय स्टेट बैंक से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले में जिला कल्याण कार्यालय में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर सूरज कुमार केवट, प्रधान सहायक मानवेंद्र झा और अनुसेवक अक्षय रविदास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फर्जीवाड़ा का बड़ा मामला उजागर हुआ है। कल्याण पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी विपत्र के सहारे भारतीय स्टेट बैंक से आवासीय विद्यालयों में जरूरी चीजों की आपूर्ति के नाम पर अवैध निकासी का मामला सामने आया है। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA निदेशक अरुण एक्का ने सरकारी राशि के गबन और धोखाधड़ी को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हमारे कार्यालय के एक अकाउंट है SBI में, उसी में जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ गलत ट्रांजैक्शन, गलत एडवाइस के माध्यम से लोग कर रहे हैं और मुख्य प्रबंधक की सूचना पर हम लोगों ने उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यह स्पष्ट हुआ है कि सही में जाली हस्ताक्षर, जाली एडवाइस के माध्यम से राशि की निकासी उस खाते से की जा रही है और इसकी जांच करते हुए हम लोगों ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण के निदेशक अरुण एक्का ने बताया कि फर्जी विपत्र के सहारे 12,38,66,000 रुपए की फर्जी निकासी हुई है। काल है जिला कल्याण पदाधिकारी का, वो 1 फरवरी से था, तो उस अवधि से अब तक का जो हमने उसमें ट्रांजैक्शन का जो जांच कराई उसमें लगभग 12,38,66,600 की राशि होती है। इसमें अभी तक गलत एडवाइस में जिनके नाम है, जो खाताधारियों का नाम है, जिनके खाते में राशि हस्तांतरित हुई है, उसमें लगभग 24 लोग हैं और हमारे 3 कर्मियों को हमने संदिग्ध उसमें नाम डाला है, तो इस तरह से 27-28 लोग हैं उसमें। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस फर्जीवाड़ा के तह तक पुलिस पहुंचेगी ताकि आरोपियों को सजा मिल सके। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। पलामू के मनातू थाना अंतर्गत अपटी गांव के जंगली क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अफीम की खेती के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया,
अभियान के दौरान ड्रोन कैमरा की सहायता से वन भूमि पर की जा रही अफीम की खेती का सटीक स्थान चिन्हित किया गया। ड्रोन द्वारा लोकेशन प्राप्त होने के बाद संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और लगभग 5 एकड़ वन भूमि पर फैली अफीम की फसल को प्रारंभिक कार्रवाई के रूप में ट्रैक्टर चलवाकर पूर्णतः नष्ट किया गया। हजारीबाग जिले में टाटीझरिया थाना क्षेत्र के डहरभंगा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर विभिन्न ब्रांडों की नकली विदेशी शराब की कुल 200 पेटियां जब्त की। जब्त शराब की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है। विद्यापति स्मारक समिति की ओर से मिथिला पंचांग का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मिथिला संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मैथिली समाज के लोगों द्वारा महाकवि विद्यापति के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद आयोजित समारोह में वक्ताओं ने मिथिला संस्कृति की महत्ता और उसके संरक्षण और प्रोत्साहन पर विस्तार से चर्चा की। विद्यापति स्मारक समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर B.R. झा ने कहा कि पिछले करीब 20 वर्षों से लगातार समिति की ओर से मिथिला पंचांग का विमोचन किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि मिथिला संस्कृति में पंचांग का विशेष स्थान है और सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का निर्वाह इसी के आधार पर होता है। बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, यह कैलेंडर नहीं है, यह पंचांग है मिथिला का, जिसमें शादी कब है, कोई फेस्टिवल त्योहार कब है, कब भदवा है, क्या तीथ है, इसीलिए इसको हम लोग कैलेंडर सह पंचांग कहते हैं, समझे ना। इसीलिए यह मिथिला वासियों के लिए एक कैलेंडर और पंचांग प्रत्येक घर में रहता है, जिससे कि सभी तीर्थ, सभी त्योहार और सभी तिथि को देखने में सुविधा होती है। 20 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं, लगभग 20 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले विशिष्ट जनों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि बोकारो जोन के DIG सुरेंद्र कुमार झा भी मौजूद रहे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी सौहार्द और सहयोग की भावना मजबूत होती है। इस समिति के द्वारा जो हम लोग के परम आराध्य विद्यापति जी हैं, उनके नाम से कैलेंडर विमोचन हुआ है और इसमें जो इसका जो कलेक्शन है, इसमें विभिन्न पर्व, त्योहार, संस्कृति, रीति रिवाज का भी संपादन किया गया है। इसी बहाने से कुछ चर्चा हुई, विमर्श हुआ कि भविष्य में क्या किया जा सकते हैं। तो मैं इस समिति को अपनी तरफ शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने समय में आपका जो मानवीय जगत के प्रति या मानवीय संदर्भ में जो आपके सेवा भाव है अमृत जारी रहे और इसमें हमारी तरफ से जो भी यथेष्ट योगदान की कोशिश होगी मैं जरूर करता रहूंगा। मिथिला पंचांग विमोचन का यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का प्रयास है, बल्कि समाज को एकजुट करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मौसम। राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस अवधि में खूंटी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, पलामू में 7.6 डिग्री, लातेहार में 8.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राहत की बात यह है कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आगामी 19 दिसंबर तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी रांची के श्री कृष्ण लोक सेवा प्रशासन संस्थान में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न देशों और प्रदेशों के सैकड़ों प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर से रांची में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ISD की CEO प्रियंका त्यागी ने बताया कि झारखंड के 25 साल पूरा होने पर संस्था की ओर से राज्य को गति देने के लिए रणनीति पर चर्चा की जा रही है। ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ये झारखंड के 25 साल
पे हम ये सोचा गया कि हम लोग समझें कि वेरियस पैमानों पर झारखंड की जर्नी को स्टडी किया जाए ऑन द वेरियस इश्यूज दैट रिलेट टू झारखंड। एग्रीकल्चर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ट्राइबल डेवलपमेंट हो गया, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। तो ये करके हम लोगों ने सोचा कि जितने स्टेक होल्डर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं उनको एक जगह जमा किया जाए और एक चिंतन मनन किया जाए, ताकि पाथवे आगे के लिए क्या रूट होगा, क्या जर्नी होगी, हम लोग इस डेलिब्रेशन से कंसेंसस बनाएं और उसको प्रेजेंट करें। प्रियंका त्यागी ने बताया कि IHT मुख्य रूप से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां विभिन्न विषयों पर रिसर्च की जाती है। इसी के तहत शोध कर झारखंड के जनजातीय समूह पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि जनजातीय समूह के विकास में कारगर साबित होगी। हम लोगों का थ्रस्ट है ट्राइबल डेवलपमेंट, एक वन ऑफ द कोर एरियाज है। मैं ये बुक दिखाना चाहूँगी, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट के पैमानों पर कहाँ पे हम कहाँ खड़े हैं, एकदम डेटा रिसोर्स सेंटर माना जाएगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्टेक होल्डर्स ने राज्य को आर्थिक मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की। कार्यक्रम में शामिल IHT रांची की उप निदेशक देविका मोदी ने बताया कि इस दौरान विभिन्न विभागों के आयामों पर चर्चा की गई और द आदिवासीज ऑफ झारखंड पुस्तक का भी विमोचन हुआ। हमारे कॉन्फ्रेंस का वही एक मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग सारे गैप्स को देखें और कहाँ हम लोग थोड़े पीछे हो गए हैं उसको देख के उस पर थोड़ा और ज़्यादा काम किया जाए। वही हमारा कंसेंसस का मेन हम लोग का मुख्य ऑब्जेक्टिव है कॉन्फ्रेंस का। वहीं कार्यक्रम में शामिल IHT रांची के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अश्विनी ने बताया कि पुस्तक में झारखंड की 32 जनजातियां और आदिम जनजातियों के संबंध में शोध परक जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ट्राइबल बुक है, जितनी जनजातियां हैं यहाँ 32 जनजातियां और PVT जो है उसके बारे में पूरा डिटेल 2011 सेंसस, क्योंकि अभी सेंसस तो आया नहीं, 2011 सेंसस को लेकर के, और हम लोग कुछ क्वालिटेटिव इंटरव्यू करके जनजातियों के बारे में पूरा इसमें विश्लेषण किया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और इस तरह का बुक मार्केट में नहीं था, लोगों के पास पहुंच से बाहर था, तो हम लोगों ने सोचा, हमारी पूरी टीम इसमें लगी रही, रांची की सारी टीम जो है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सम्मेलन का बेहतर फलाफल मिलेगा और राज्य में विकास के पहिए तेज गति से दौड़ेंगे, जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित होगा। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। जमशेदपुर में ठंड ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस ठंड से आम लोग काफ़ी परेशान हैं। जहां ठंड से बचने के लिए लोग अलाव, हीटर और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, वहीं शहर के सभी मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल और टोपी पहनाया गया है। साथ ही हीटर की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि ठंड आते ही आसपास के लोग भगवान के लिए चंदा कर नए कंबल, टोपी या स्वेटर की व्यवस्था करते हैं। तो सारे समाज के लोग पहुंच जाते हैं कि पंडित जी, देवताओं को ठंड लग रही है, क्या कर रहे हैं? तो बोले भाई कंबल मंगाइए आप लोग। तो सारे यहाँ के बस्ती लोग के जितने भी सदस्य हैं, सनातनी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सब लेकर पहुंचते हैं और कहते बाबा भगवान को ठंड लग रही होगी, आप इन्हें उड़ाओ। तो हमने उड़ाया। आप लोग देख रहे हैं कि सारे देवी और देवताओं किस प्रकार से आनंद पूर्वक से उड़े हुए हैं और ठंडा का आनंद ले रहे हैं। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में विविध गतिविधियां आयोजित हो रही हैं, जिसमें प्रतिभागी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। आप में एक पुण्य स्थली है और विशेष इसलिए कि यहाँ माँ गंगा उत्तरायणी होती हैं, और जिस प्रकार उत्तर भारत के लोगों में गंगा स्नान से पुण्य लाभ की स्वीकार्यता है, उसी तरह दक्षिण भारत में भी गंगा स्नान से पाप समाप्त होने और पुण्य लाभ की स्वीकार्यता समान रूप से ही है। काशी तमिल संगमम में जो लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, वे गंगा स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं, और इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। We went to Kashi Vishwanath temple, Annapurni Ji temple and Vishalakshi Amman temple, and we saw Ganga Aarti. Today we had a immense pleasure to have a
Ganga Snan in Ganga. It is a very much divine place. We are eagerly waiting for this. We are very much pleasure to have this trip, and thanks to everyone who are organizing this, and thanks to Narendra Modi ji. We have came here to visit Gangai Tirtham. This is, you know, like very holy and spiritual place it is. According to और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद आतंकी हमले की बरसी पर बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, देश सदा रहेगा शहीदों का कृतज्ञ, साहस, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा को सराहा। राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलहनीय मामलों का हो रहा निपटारा। मुख्य न्यायाधीश दुमका में विधिक जागरूकता शिविर में हुए शामिल। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने धनबाद के केंदुआडीह गैस रिसाव क्षेत्र का किया दौरा। पीड़ितों से संवाद कर समाधान का दिलाया भरोसा। और पाकुड़ में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। आवासीय विद्यालयों में जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति के नाम पर एसबीआई से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी। प्राथमिकी दर्ज, छानबीन जारी।